हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको यहाँ पे लोअर पीसीएस मेंस के लिए हिंदी कवर करा रहा हूँ, जिस क्रम में आज मैं बात करूँगा अपठित गद्यांश के बारे में। ठीक है, 50 मार्क्स का आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अपठित गद्यांश का मतलब एक ऐसा गद्यांश जो इससे पहले आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, ऐसा आयोग का मानना है। ठीक है, आयोग का ऐसा मानना है, हो सकता है आपने कभी पढ़ा हो उस तरह से कुछ भी। ठीक है, लेकिन आयोग का ऐसा मानना है कि आपने वो गद्यांश कभी आपने नहीं पढ़ा होगा। ठीक होगा, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा मतलब तो ये हो गया है कि आपको भी ये मान लेना है कि आपने इससे पहले उस तरह की कोई भी चीज आपने नहीं पढ़ी है। ठीक हो गया है। इसका एक सीधा सा मतलब ये भी हो गया है कि इससे रिलेटेड आपको जो भी आपको आंसर देने हैं वो उसी गद्यांश से रिलेटेड होने चाहिए। जो बातें उसमें लिखी हुई है उसी से रिलेटेड आपके यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक हो गया है। चलिए, यहाँ पे 50 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो आपके 3 पार्टों में बटा रहता है। ठीक है, यहाँ बेसिकली आपको यहाँ पे एक तो आपको इसमें से उचित शीर्षक निकालना होता है जो आपसे 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा आपको इसमें एक सारांश लिखना होता है जो 30 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है, आपको लिखना होता है। ठीक है, मतलब 30 मार्क्स का होता है। तीसरा इसमें आपको यहाँ पे रेखांकित शब्दों की व्याख्या करनी होती है, रेखांकित 3 आपको इसमें लाइनें दी होती हैं। ठीक हो गया है, उनकी आपको इसमें व्याख्या करनी होती है। ठीक है, एक जो लाइन होती है वो 5 नंबर की होती है, तो 3 लाइनें जो होती हैं वो 15 नंबर की दी जाती हैं। जो अपठित गद्यांश होता है उसी में ही 3 लाइनें जो है वो अंडरलाइन की जाती हैं, उनकी व्याख्या आपसे यहाँ पे पूछी जाती है। क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब बात ये आती है कि सर इसको सॉल्व कैसे करना है, कैसे हमको उचित शीर्षक लिखना है, कैसे हमको ठीक सारांश लिखना है, कैसे हमको रेखांकित जो लाइनें हैं उनकी हमें व्याख्या करनी है। ठीक है, ध्यान से सुन लेना, जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं इनको अगर आप फॉलो करोगे तो मैं आपको इस बात का पूरा विश्वास दिलाता हूं कि इस क्वेश्चन में आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। ठीक है, तो इस कहानी की शुरुआत जो होती है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया है, जो आपने पढ़ा नहीं है, आयोग का ये मानना है, आपको ये मान लेना है। इसका मतलब ये है कि इससे बाहर नहीं जाना है। एक बात तो ये हो गई है, क्लियर। ठीक है, अब दूसरी बात, पहले हमें यहाँ पे शीर्षक कैसे लिखना है, फिर बात करेंगे सारांश कैसे लिखना है, फिर बात करेंगे रेखांकित व्याख्या कैसे करनी है। देखिए, इन पे बात करने से पहले मैं मूल बातें आपको बताता हूं इस अपठित गद्यांश से रिलेटेड। ठीक है, जिन्हें मैं बोलूंगा ध्यान रखने योग्य बातें। ठीक है, इसमें ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं, उस क्रम में सबसे पहली बात मैं आपको यहां पर बोलूंगा कि आपको कम से कम जो पैराग्राफ है वो आपको कम से कम 3 बार पढ़ना है। लेकिन सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझ के पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, समझ के पढ़ना। सेकंड चीज आपको इसमें क्या करनी है, देखिए यहाँ पे तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको गद्यांश के आधार पर देना है। ठीक है, पहली चीज क्या होगी, यहाँ पे आपको ये कम से कम 3 बार पढ़ना है। देखिए, गलती से भी ये मत समझ लेना कि मैंने एक बार में ही ये पूरा समझ लिया है। ठीक है, एक बार में पूरा समझ लिया है, गलती से ये मत समझ लेना। ठीक है, कम से कम आपको 3 बार पढ़ना और समझ के पढ़ना। देखिए, 50 मार्क्स अपने आप में मायने रखते हैं, तो इतना समय हमको इसको देना ही चाहिए कि हमको ये कम से कम हमें 3 बार ये पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, अगर किसी के पास टाइम की कमी रह जाती है तो फिर भी कम से कम 2 बार तो आपको ये कॉन्सेंट्रेट होकर के आपको ये पढ़ना ही है, कम से कम 2 बार। ठीक है, वरना मैं बोलूंगा 3 बार हमको ये कम से कम समझ के पढ़ना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात आपको यहां पे ध्यान रखनी होगी वो ये कि तीनों प्रश्नों का उत्तर आप गद्यांश के आधार पे ही देंगे, मतलब अपने ज्ञान का इसमें बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना। ठीक है, सपोज दैट एनवायरमेंट से रिलेटेड इसमें कोई एक गद्यांश आ गया है, पर्यावरण से रिलेटेड कोई एक गद्यांश आ गया है, और एनवायरमेंट जो सब्जेक्ट है आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, आपको जो गद्यांश में दिया गया है उससे भी ज्यादा अच्छा आपको पता हो उसके बारे में। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना आपको उससे आगे आपको नहीं बढ़ना है। बात समझ में आ रही है, आपको उससे आगे नहीं बढ़ना है और मान लेना है कि ये जो बोल रहा है ये भैया सही बोल रहा है। क्लियर हो गया है, आपको अतिरिक्त दिमाग इसमें नहीं लगाना है। क्लियर। ठीक है, तीसरा देखिए, आप देखिए तीसरा जो आपको बात ध्यान रखनी है, शब्द का अर्थ न आए। अगर गद्यांश में दिया हुआ कोई शब्द ऐसा है जिसका अर्थ आपको नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस शब्द का संधि विच्छेद करना है। ठीक है, कोशिश करनी है क्या संधि विच्छेद करके इसका कुछ अर्थ समझ में मुझे आ रहा है। अगर तब भी नहीं आता है तो उसमें से उपसर्ग निकालने का प्रयास करना है।
तब भी नहीं आता है तो उसमें से प्रत्यय निकालने का प्रयास करना है। ठीक है, अगर आप इन तीनों कामों को आप करेंगे तो आप निश्चित तौर पे उस शब्द के अर्थ तक आप पहुंच जाएंगे। पहले तो यहाँ पे इतना टफ शब्द आता नहीं है कि इतना सारा मुझे करना पड़े। ठीक है, अगर नॉर्मली अगर किसी शब्द का हमें नहीं आता है तो भैया हम यहाँ पे संधि करेंगे। ठीक है, संधि विच्छेद कर लेंगे, उपसर्ग निकालेंगे, प्रत्यय निकालेंगे, कुछ ना कुछ अर्थ तक हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ठीक हो गया है, तो मैंने यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बातों में आपकी ये रही आपकी 3 बातें। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कि शीर्षक कैसे लिखेंगे। हम यहाँ पे शीर्षक लिखेंगे उसके लिए हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। पहली चीज आपको जो ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो शीर्षक होना चाहिए वो गद्यांश का मूल विषय होना चाहिए, जिसके बारे में गद्यांश में मूलतः दिया गया है। ठीक है, जिसके बारे में गद्यांश में मूलतः दिया गया है उसकी बात आप यहां पे करेंगे। ठीक है, सपोज दैट आपको गद्यांश दिया गया है आलू की खेती के ऊपर। ठीक है, कि आलू की खेती कैसी करनी चाहिए, आलू की खेती के लिए कैसी जलवायु होनी चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए, आलू की खेती कहाँ बेहतर होती है, मतलब वो बड़ी चीजें। आलू की खेती के बारे में आपको यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, आलू की खेती करने की विधि के बारे में आपको एक गद्यांश दिया गया है। ठीक है, और आप इसका शीर्षक लिख रहे हैं भारतीय कृषि या फिर कृषि या फिर आप लिख रहे हैं खेती। बात पल्ले पड़ रही है, आप लिख रहे हैं भारतीय कृषि, आप लिख रहे हैं खेती या फिर आप लिख रहे हैं कृषि, तो ध्यान रखना ये शीर्षक आपका गलत हो जाएगा। ठीक हो गया, वो एक अलग बात है कि आलू की खेती भी कृषि के अंदर ही आती है, आलू की खेती भी खेती के अंदर ही आती है, लेकिन ये गद्यांश की मूल बात नहीं है। गद्यांश की मूल बात है आलू की खेती। ठीक हो गया है, तो हमको जो गद्यांश है उसका जो मूल ऑब्जेक्ट है, मूल विषय है, उस पे आधारित, उस पे ही हमें यहाँ पे, ठीक है, उसी के अनुसार हमें क्या लिखना है, शीर्षक हमें लिखना है। क्लियर? तो पहला गद्यांश का मूल विषय होना चाहिए। दूसरा, शीर्षक जो है वो हमारा संक्षिप्त होना चाहिए। ठीक है, शीर्षक हमारा जितना छोटा हो सके उतना छोटा होना चाहिए। ठीक हो गया? ठीक है। दूसरा, सार गर्भित होना चाहिए। सार गर्भित का मतलब यह है, सार मतलब क्या होता है, पूरे गद्यांश का सारांश, पूरे गद्यांश का जो सार है, ठीक है, सार है, उसका निचोड़ जो है वो शीर्षक आपका होना चाहिए। ठीक हो गया? ठीक है, संक्षिप्त होना चाहिए, सार गर्भित होना चाहिए, इसके साथ साथ में सार्थक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी उटपटांग हमने शब्द का प्रयोग कर दिया है जिसका कोई अर्थ ही नहीं बन रहा है। ठीक है, तो हमको शीर्षक सार्थक होना चाहिए, हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए आप, शीर्षक आपका आकर्षक होना चाहिए। ठीक है, शीर्षक आपका आकर्षक होना चाहिए। कभी कभार आप देखते होगे ना, शीर्षक का मतलब आप टाइटल समझते हो। कोई कोई मूवी ऐसी होती हैं जिसकी टाइटल देख के ही उस मतलब टाइटल को सुन के उस मूवी को देखने का मन करता है। ठीक है, जैसे बेसिकली बात अगर आप अपने बचपन की करोगे तो आपने शायद किया हो, नहीं किया हो, बचपन में जब घरों में पहले से सीडी VCR वगैरह इतनी होती नहीं थी। ठीक है, हम लोग जब मार्केट में लेने के लिए जाते थे तो भैया वहाँ पे वो जो दुकानदार होता था वो हमको सीडियाँ दिखाता था। ठीक है, तो हम केवल इस आधार पे उनको लेके आते थे, उन सीडियों को हम लेकर के आते थे कि किसका क्या नाम है। ठीक है, हमको नाम पढ़ के लग जाता था भैया इसमें बहुत ज्यादा फाइट देखने को मिलेगी, हमें नाम पढ़ के पता लग जाता था भैया इसमें एक अच्छी लव स्टोरी हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, ये एक पारिवारिक मूवी है, हमको नाम पढ़ के हमें पता लग जाए। ठीक है, तो बेस्ट शीर्षक या बेस्ट टाइटल हमारा कौन सा होगा, जो क्या हो, थोड़ा सा हमारा आकर्षक हो। ठीक है, आकर्षक हो मतलब नाम को सुन करके हमको वो जो गद्यांश है वो हमको पढ़ने का मन करे। ठीक हो गया है, तो इस तरह से यहाँ पे गद्यांश लिखने में यहाँ पे मैं इतनी बातों का मैं कम से कम यहाँ पे ध्यान रखूंगा। ठीक है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, सर हम सारांश कैसे लिखें। सबसे ज्यादा मार्क्स जो है वो सारांश के होते हैं, 30 मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको विशेष बातों का हमें यहाँ पे ध्यान रखना होता है। पहली बात देखिए, यहाँ पे सारांश का मतलब ये है कि उस पैराग्राफ के माध्यम से लेखक क्या मैसेज देना चाह रहा है। सबसे पहली मूल बात तो यही है, इसीलिए मैंने आपको बोला है कि ध्यान रखने योग्य बातों में पहली बात कि कम से कम 3 बार पढ़ लें। अगर आपने 3 बार पढ़ लिया है तो आप उसका एक बेस्ट शीर्षक निकाल पाओगे और आप उसका जो लेखक का मैसेज है उस गद्यांश के माध्यम से उसको भी आप बेहतर समझ पाओगे। बात पल्ले पड़ रही है। अगर आपने लेखक का जो मैसेज है वो आपने समझ लिया तो यहीं पे आपका 50% काम जो है वो हो चला है सारांश को लेकर के। बात पल्ले पड़ रही है। दूसरी बात देखिए, यहाँ पे जो सारांश है वो अपनी भाषा में लिखा होना चाहिए।
सारांश जो है वो अपनी भाषा में लिखा होना चाहिए, परंतु अपनी जानकारी में नहीं। बात पल्ले पड़ रही है। कहने का मतलब यह है कि गद्यांश में जो भाषा दी हुई है उस भाषा का प्रयोग नहीं करना है, अपनी भाषा को, सरल भाषा का प्रयोग करना है, अपनी भाषा का प्रयोग करना है, लेकिन अपनी जानकारी का नहीं। फिर से मतलब वही है कि सारांश से, गद्यांश से हमें बाहर नहीं जाना है, अपनी नॉलेज का हमें प्रयोग यहां पे नहीं करना है। ठीक है, तो दूसरी बात, अपनी भाषा का इसमें प्रयोग करना है, परंतु अपनी जानकारी का प्रयोग इसमें बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तीसरी बात हमें सारांश लिखते समय ध्यान रखनी चाहिए, सकारात्मक जो बातें हैं उन बातों पे ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब एक गद्यांश है जिसमें कुछ बातें सकारात्मक है, कुछ नकारात्मक बातें हैं। ठीक है, जैसे सपोज हमारे कल्चर को लेकर, हमारी संस्कृति को लेकर के, हमारी परंपराओं को लेकर के, ठीक है, एक गद्यांश आपके पास है, अपठित गद्यांश है। ठीक है, अब उसमें कुछ नेगेटिव बातें भी हो सकती हैं, कुछ पॉजिटिव बातें भी हो सकती हैं, तो मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि जब मैं सारांश लिखूंगा तो मैं ज्यादातर सकारात्मक बातों पे ही मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जोर दूंगा। बात पल्ले पड़ रही है, बहुत अच्छी बात है। एक अगली बात जो आपको विशेष ध्यान रखनी होती है, बच्चे ज्यादातर ये पूछते हैं, सर कितने शब्दों में लिखना चाहिए, कितने शब्दों में लिखना चाहिए सारांश। तो सारांश जो लिखने का सीधा सा मतलब ये है कि सारांश आपका 1/3, 1/3 लिखा जाना चाहिए। सारांश आपका 1/3 यानी कि 1/3 जो है आपका वो लिखा जाना चाहिए। ठीक है, मोटा मोटा 1/3 आपका सारांश लिखा जाना चाहिए। अब देखिए एक बात आती है, जैसे सपोज दैट आपका जो गद्यांश है, ठीक है, गद्यांश है आपका गद्यांश 100 शब्दों में दिया गया है, मान लिया मैंने ऐसे ही। ठीक है, 100 शब्दों में आपका गद्यांश दिया गया है, तो मोटा मोटा आपका जो सारांश है वो 30 शब्दों में होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। ठीक है, इन 30 शब्दों में, अब यहाँ पे कोई गणित की कैलकुलेशन तो है नहीं है, मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन तो है नहीं, तो गिन करके तो 30 पर 30 शब्द आप कर भी नहीं पाओगे। ठीक है, और उतने इसमें कोई ज्यादा इसमें तनाव लेने वाली बात भी नहीं है अगर ठीक 30 शब्द नहीं होता है। तो ध्यान रखना, इसमें मैं मान लेता हूं कि ±10%, कितना, ±10%, लेकिन किसका 10%, इस 30 का 10%। बात पल्ले पड़ रही है, इस 30 शब्द का जो 10% है, ठीक है, उतना आपका प्लस माइनस चल सकता है। यानी कि 30 शब्दों का अगर है तो आप 27 शब्द में आप लिख सकते हो, अधिकतम 33 शब्द में आप लिख सकते हो। तो यानी कि 100 शब्दों का अगर आपका पैराग्राफ है तो आपको ये सारांश इसका 27 से, ठीक है, 27 से 33 शब्दों के बीच में आपको ये सारांश आपको लिखना है। ये आपका एक परफेक्ट सारांश आपका ये माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सारांश आपने 40 शब्दों में या 45 शब्दों में लिख दिया है, 40 शब्दों में अगर आपने लिख दिया है तो सारांश आपका ये गलत हो जाएगा, आपके नंबर जो है कटने शुरू हो जाएंगे। बात पल्ले पड़ रही है, बहुत अच्छा। देखिए, ठीक है, अब बात ये आती है, सर पैराग्राफ तो हमारा बहुत बड़ा होता है, पैराग्राफ हमारा काफी लंबा होता है, तो उसको 1/3 में करें कैसे, तो 1/3 में करना कैसे होता है, उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना। देखिए, अब जो पैराग्राफ है उसको हम संक्षिप्त में कैसे लिखते हैं, उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अगर पैराग्राफ में कोई मुहावरे दे रखे हों, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, इसकी टोपी उसके सर, 9 2 11, इस तरह के अगर कोई मुहावरे दे रखी हो या कोई लोकोक्ति दे रखी हो, ठीक है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इस तरह से अगर कोई लोकोक्ति दे रखी हो, ठीक है, या फिर कोई आंकड़े दे रखे हों, आंकड़े, ठीक है, जैसे जनसंख्या के ऊपर कोई आंकड़ा है, ठीक है, यहाँ की जनसंख्या इतनी, यहाँ की इतनी, इस तरह से अगर कोई आंकड़े दे रखे हों। इसके अलावा अगर पैराग्राफ में ज्यादा नकारात्मक अगर बातें हों, जिस लाइन में, जिस पैराग्राफ में मतलब ज्यादा नकारात्मक जो बातें होंगी, मतलब ऐसा हो सकता है कि पैराग्राफ में कुछ सकारात्मक बातें होंगी, जैसे कल्चर को लेकर मैंने बोला, ठीक है, कुछ नकारात्मक बातें होंगी, थोड़ी बहुत नकारात्मक बातें हैं तो उसको शामिल आप कर सकते हो, लेकिन ज्यादा नकारात्मक बातें होंगी तो उनको मैं बचने का प्रयास करूंगा, जिससे मेरा क्या होगा, यहाँ पे जो सारांश है वो छोटा भी हो जाएगा और अच्छा भी हो जाएगा। ठीक होगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये मेरा क्या है, देखिए, मुहावरे, लोकोक्तियां, आंकड़े और ज्यादा नकारात्मक जो बातें होंगी इनको हम छोड़ देंगे, इनको यूज नहीं करेंगे हम। ठीक है, मुहावरे, लोकोक्तियां, आंकड़े और जो ज्यादा नकारात्मक बातें होंगी इनको हम छोड़ देंगे। अगर हम ऐसा करने में सफल हो पाए, ठीक है, अगर हम ऐसा करने में और इतना करने में सफल हो पाए तो हम एक अच्छा सारांश लिखने में जरूर सफल हो पाएंगे। ठीक हो गया। अगर आपने इन बातों का ध्यान रखते हुए आपने सारांश लिखा तो निश्चित तौर पे आपके नंबर जो है वो अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, अब
तीसरी बात आती है सर कि रेखांकित शब्दों की व्याख्या कैसे करें। ठीक हो गया, ठीक है, शीर्षक आपको पता चल गया आपको कैसे करना है, सारांश आपको पता चल गया है। अब बात करते हैं रेखांकित शब्दों की व्याख्या। तीन रेखांकित शब्दों की नहीं, लाइनों की व्याख्या। ठीक है, तीन रेखांकित जो लाइनें होती है उनकी व्याख्या पे करनी होती है। देखिए व्याख्या करने में क्या ध्यान देना है, व्याख्या करने में पहली बात ध्यान देखा, ठीक है, व्याख्या हमेशा संदर्भ सहित होनी चाहिए। ठीक हो गया, संदर्भ सहित के लिए हिंदी में सही शब्द जो होता है वो होता है ससंदर्भ व्याख्या। ठीक है, व्याख्या ऑलवेज आपकी ससंदर्भ होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो पहली बात आपको ध्यान रखनी है ससंदर्भ व्याख्या। ससंदर्भ व्याख्या क्या होती है सर? सबसे पहले जैसे आपको कोई एक पैराग्राफ दिया हुआ है उसको आपको इस फॉर्मेट में छोटा लिख लेना। ठीक है, जैसे जैविक कृषि से कोई पैराग्राफ आपका शुरू हुआ है, लास्ट में संपन्न है, बीच में ऐसे डैश डैश मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे ब्लैक पेन से या ऐसा कुछ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आप लिखेंगे ससंदर्भ व्याख्या। व्याख्या ऑलवेज कैसे होनी चाहिए? ससंदर्भ व्याख्या होनी चाहिए है। ठीक है, अब ससंदर्भ व्याख्या में आपको कैसा करना है, देखिए यहाँ पे दिए गए गद्य अवतरण की रेखांकित पंक्ति में लेखक का कहना है कि, यह है ससंदर्भ व्याख्या। ठीक है, दिए गए गद्य अवतरण की, ठीक है, रेखांकित पंक्ति में लेखक का कहना है कि, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या कहना चाह रहा है। फिर से वही बात है, लेखक क्या मैसेज देना चाह रहा है, बेसिकली लेखक का मैसेज क्या है। ठीक होगा, ठीक है, यही आपको उसमें व्याख्या करनी है। ठीक है, दिए गए गद्य अवतरण की रेखांकित पंक्ति में लेखक का कहना है कि, बाकी जो बात वो करना चाह रहा है उसको आप उससे आगे आप लिख करके चलेंगे। लेकिन फिर से आपको यहां पे एक बात ध्यान रखनी है, आपको जो रेखांकित शब्द की व्याख्या करनी है वो भी आपको गद्यांश के अकॉर्डिंग ही करनी है, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग नहीं। उस लाइन का उस गद्यांश के ऊपर जितना प्रभाव है केवल उतनी ही बात यहां पे आपको लिखनी है। क्लियर हो गया है? अब एक बात और ये आती है सर व्याख्या कितनी लंबी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे सपोज आपका एक लाइन आपकी ये दे रखी है तो इसकी व्याख्या कितनी लंबी होनी चाहिए है। देखो मोस्ट प्रोबेबली जो आपकी लाइन दी होती है वो 12 से 15 शब्दों की होती है। ठीक है, 12 से 15 उसमें शब्द होते हैं। तो आप एक बात ध्यान रख लेना, जो आपको व्याख्या करनी है वो आपको इन शब्दों की 3 गुनी करनी है। कितनी करनी है? 3 गुनी। आप मोटी मोटी जो आपकी जो लाइन होगी उस लाइन को आप गिन लेना। ठीक है, आपने देख लिया भैया 12 शब्द हैं, ठीक है, या आपने देख लिया उसमें 15 शब्द हैं। अगर 15 शब्दों की अगर लाइन है, ठीक है, तो भैया आपको उसका 3 गुना यानी कि 15 तिया 45 शब्दों में आपको व्याख्या कर देनी है। बात समझ में आ रही है आपको यहाँ पे? ठीक है, फिर से यहां पे भी आपका 10% का आपका यहां पे मार्जिन रहेगा। ठीक है, 45 शब्दों का अगर बोल रखा है तो भैया कम से कम आप यहां पे 38 से 42 इसके आसपास आपको यहां पे लिख देना होगा। ठीक है, सॉरी मतलब 43 से लेकर के थोड़ा 48 तक के इस बीच के आसपास आपको यहां पे कर देना पड़ेगा। ठीक हो गया? ठीक है, तो मोटा मोटा कितनी यहां पे 3 गुना व्याख्या आपको यहां पे करनी होती है। अब देखिए एक बात यह है कि सर 15 शब्दों के एक लाइन को 45 शब्दों में किस प्रकार से लिखें, तो इसमें हमें क्या करना है। देखिए अभी हमने जब सारांश लिखा था तो हमने मुहावरे, लोकोक्तियां, आंकड़े इनको हमने छोड़ दिया था। अब हमको यहां पे क्या करना है, इनको शामिल कर देना है। ठीक है, जो रेखांकित जो व्याख्या होती है इसमें हम क्या करेंगे, अपने मुहावरे, लोकोक्तियां और आंकड़े जो है इनको हम इसमें शामिल कर देंगे, इनका हम प्रयोग कर देंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना नकारात्मक बात का प्रयोग नहीं करेंगे, इसका प्रयोग हम यहां पे नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन मुहावरे, लोकोक्ति और आंकड़े जो है इनका हम यहां पे क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, ताकि हमारी जो व्याख्या है वो अच्छी हो पाए और अच्छी दिख पाए। बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे आपको शीर्षक चुनना है, कैसे आपको सारांश चुनना है, कैसे आपको रेखांकित शब्दों की व्याख्या करनी है। और सारी बातों की मूल बात यह है कि आपको इससे बाहर नहीं जाना है जो गद्यांश में दिया गया है। क्लियर हो गया है? आपको बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो ये रहा आपका यहाँ पे। ठीक है, बाकी इसके जो एग्जाम्पल वगैरह हैं उन सबको हम करके चलेंगे। ठीक है, इसके हम आपका इसके 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से करनी है। थोड़ा सा प्रैक्टिस का ये काम है, प्रैक्टिस आप करनी पड़ेगी तो इजीली ये हो जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, ये रहा आज का ये वीडियो। ठीक है, अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो लेक्चर को जरूर से लाइक कर देना। चैनल पर अगर नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये फ्री रहता है, लाल वाला बटन है, क्लिक कर देना। अगर आपको जो वीडियो है वो हमारे अपलोड करने के साथ में ही देखनी
देखनी हो तो भैया बेल आइकन साथ में होता है, उसको प्रेस कर लेना। ठीक हो गया, ठीक है। और हमारा जो ये कंप्लीट कोर्स है लोअर पीसेस मेंस का, अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना होगा तो आप सिंपली एंट्री लोअर पीसेस लिख करके आप सेंड कर दोगे इसको नंबर पे जो नीचे पट्टी में फ्लैश हो रहा है 9758803949 पे, ठीक है। इस बार लिख करके आप सेंड कर दोगे, ठीक है। तो देन सिंपली आप हमारी इस कोर्स से आप ज्वाइन हो सकते हो। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।